पेड अप मटेरियल के साथ साथ फ्री मटेरियल भी जो हम लोग अवेलेबल कराते हैं उससे भी आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। तो जो क्लास आपकी छूट भी रही है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप में ऑलरेडी लिंक पोस्ट कर दिया है जो 3 दिन तक रहेगा, जिसको आप आराम से अपनी सुविधा अनुसार खाली समय में देख के ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ मेरे माइंड में चल रहा था जो कि बहुत जरूरी है, बेसिक ज्योतिष के सफर पे चलने वालों को सीखना या जानना। कई बातें इसमें से जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें से आपको आइडिया होगा, बट कहते हैं ना कि वो मिर्जा गालिब का एक शेर था, कहने को है गालिब का अंदाज है बयां कुछ और। तो जिज्ञासु महाराज का अंदाजे बयां जो है कुछ और है। तो वही सारी चीजें आपको हम अपने अंदाज में जब बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा नहीं कि हम जो भी ज्ञान यहाँ पे देते हैं लेकिन जो तरीका है ना एक रोचक तरीके से, जैसे कि आपके माइंड में बैठा देने वाली बात, तो हमें लगता है कि शायद हम कहीं उसमें सफल हो जाते हैं बाय द गॉड ग्रेस, कि आपको कहानी के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से माइंड में कुछ एनर्जी अपने साथ दोस्तों की आपके माइंड में बैठाने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए, आज हमारा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मेरे अपने ज्योतिष के सफर में इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे आज तक कोई नहीं लगा, और इस पे मैंने खुद स्टडी किया है, थोड़ा बहुत पॉइंट निकाले वो आपसे साझा करने जा रहे हैं। आ जाओ बोर्ड पे सब लोग, भाई बहन मेरे प्यारे प्यारे। ठीक है, देखो ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार क्लास हो अगर सीखना चाहोगे तो। ठीक है, अब अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात करें, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है मेरा अनुभव आप लोगों का अनुभव अलग। तुम लोग इतने साल से ज्योतिष कर रहे हो, जो लोग रेगुलर चार्ट देखते हैं, पिछले 2-4 साल से रेगुलर चार्ट देख रहे हैं, वो लोग हैंड रेस करें, तब हम अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग रेगुलर 3-4 साल से, मतलब यहाँ नीचे हैंड रेस करो जिससे हमें नजर आए, जैसे आप क्वेश्चन पे अनम्यूट के टाइम हम अनम्यूट करते हैं। चलिए तो फिर अंजलि चट्टोपाध्याय को जो है मैम वो कर दीजिए अनम्यूट। जी सर। हाँ, जिन जिन के हैंड है उनसे भी बात कीजिए। बहुत होशियार है। हाँ अंजलि मैम आवाज आ रही है? सर प्रणाम गुरुजी। आपके अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से किस लग्न के चार्ट सबसे कम आते हैं? सर वृश्चिक के। ओके गुड, चल पी बालाकृष्णन को कर दीजिए अनम्यूट। जिन जिन के हैंड एक एक करके करती जाइए उन्हें दीपा में। जी सर। पी बालाकृष्णन जी, हाँ पी बालाकृष्णन जी। हाँ नमस्कार सर। हेलो। हाँ बालाकृष्णन जी, ये बताने का प्रयास कीजिए कि आपके अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से किस लग्न के चार्ट सबसे कम आते हैं देखने के लिए आपके पास? सर मैं 2 साल से तो नहीं देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में था, तो मैं ऐसे मतलब कोई अपना जो दोस्त है, अपनी जितना भी जान पहचान लोग जो भी प्रॉब्लम आते तो हम ऐसे देखते थे। मैं 2005 से मैंने आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं 2 साल में आपने मान लीजिए 400 चार्ट देखे होंगे, तो अलग अलग लग्नों के चार्ट आते हैं, तो आपके हिसाब से किस लग्न के चार्ट नॉर्मली कम आए आपके पास? नॉर्मली मीन लगन। चल ठीक, अब हमें आप लोगों का एक बार लास्ट 10 मिनट से और बात कर लें, फिर आगे चलते हैं, फिर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। वेरी गुड इवनिंग जिज्ञासु सर। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं चार्ट तो नहीं देखता हूँ, पर जितना आपने पढ़ाया उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि एरीज वाले कम आते होंगे। अच्छा ओके ठीक है, क्योंकि आपको एक आइडिया है। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास, देखिए ये एक नेचुरल विष्णु की कुंडली है, ध्यान से सुनना, समझ लिया तो ज्योतिष के हर फंडामेंटल तुम्हारा आज के बाद क्लियर हो जाएगा, तो नहीं ध्यान दिया तो फंसे रहोगे इसी भजदार में। ये जब विष्णु की काल पुरुष की कुंडली है तो ये परफेक्ट चार्ट है, यानी परफेक्ट चार्ट है, यानी जहां पे सर होना चाहिए वहां पे सर है, जहां पे गला होना चाहिए वहां पे गला है, जहां पे कंधा होना चाहिए वहां कंधा है, जहां पे
घुटना होना चाहिए वहाँ घुटना है, मतलब ये तो बॉडी पार्ट की बात हो गई। जहाँ पे धर्म होना चाहिए डायरेक्शन वाइज वहाँ पे धर्म है, सारी चीजें परफेक्ट हैं। अगर धर्म त्रिकोण सबसे पहले है तो धर्म त्रिकोण है, फिर अर्थ त्रिकोण है, फिर काम त्रिकोण है, फिर मोक्ष त्रिकोण है। यानी कि माइथोलॉजी के हिसाब से धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो भी इसमें सब परफेक्ट है, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं है। धर्म से शुरू हुई कुंडली, ठीक है, और मोक्ष तक गई, यानी ये परफेक्ट चार्ट हो गया। तो कहने का मतलब अगर मेष लग्न वालों को प्रॉब्लम होगी तो प्लैनेट से होगी, राशि और भाव तो विष्णु के हैं। तो इसलिए में भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबका तजुर्बा एक जैसा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपनी जगह पे है। जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वो चीज वहां पे है स्टैंडर्ड विष्णु के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है। वैसे कुछ लगने कम आती हैं, जैसे कि धनु लग्न के भी चार्ट कम आते हैं। मेष लग्न उनमें से एक ऐसी है जो हमारा भी अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि मेष लग्न के चार्ट कम आते हैं। ठीक है, आप लोग भी अब यहाँ से आज से इस चीज की शुरुआत करना और देखना कि किस लग्न के चार्ट आपके पास कम होते हैं। ठीक है, फिर इसका जवाब आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद मिलेगा। तो अभी हम यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं कि हर चीज अपने जगह पर है। तो अब जो हमने कल आपको बताया था उस पे आते हैं कि एक बालक आपके पास आया, उसने कहा मेरा चार्ट पानी में गिर गया, सारे ग्रह मिट गए, यहाँ ये सारे भी मिट गए, ठीक है, ये भी नहीं लिखे, फिर यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, क्या आप हमको कुछ बता सकते हैं? समझना बहुत ध्यान से। तो हमें प्लैनेट भी नहीं पता है, सिर्फ एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये जातक जो है मेष लग्न का जातक है। जब वो मेष लग्न का यहाँ जातक है तो ऑब्वियस है 2 नंबर वहां पे आएगा, 3 वहां पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 7वीं राशि यहाँ पे आएगी, 8वीं राशि यहाँ पे, 9वीं राशि यहाँ, 10वीं राशि यहाँ, 11वीं राशि। इतना तो हम बना ही सकते हैं उस चार्ट से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब उसने कहा कि देखिए सर मैं प्लैनेट, मुझे प्रिडिक्शन आप भले ना बता पाइए, लेकिन मेरे जीवन में अब जो भी मेरे पास बचा कुचा खाली चार्ट बता है, क्या आप इससे मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मेरी लाइफ में तकलीफें कहाँ से आ सकती हैं, किस रिश्ते से मुझे बचना है, किस तरह के लोगों से मुझे सावधान रहना है? तो क्या आपके हिसाब से ज्योतिष शास्त्र इतने से चीजें बताने में सक्षम है या नहीं है, ये अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता है कि मेष राशि जो होती है वो जो होती है थिंग्स विच आर नॉट अचीव्ड टिल नाउ। मेष राशि, अब नोट कर लो, ये सब जो है तुम्हारे पास जो है ये स्नैपशॉट, ये जो तुम पीडीएफ मांगते हो उसके लिए है। यानी मेष राशि क्योंकि स्टार्टिंग की राशि है तो इट मींस कि थिंग्स विच आर नॉट अचीव्ड टिल नाउ। ठीक, तो अब तुमने ये बालक का जो जन्म हुआ है जिसकी मेष लग्न है, यानी उसको अभी अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है फिजिकल लेवल पे। क्यों? क्योंकि फिजिकल असेंडेंट में मेष राशि है और मेष राशि का एक मेजर डोमेन है थिंग्स विच आर नॉट, जहां पे अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। मेढ़ा जो है मीठी घास खाते खाते पहाड़ पे चढ़ जाता है। तो ये जातक फिजिकल लेवल पे इसको क्या प्रेडिक्शन दोगे कि तुमको अपने शारीरिक बल से धीरे धीरे पहाड़ की हाइट पे चढ़ना है। तो उसके जीवन का एक तुमने उसको गाइडेंस दे दी कि बेटा तुम जो भी हो मेष लग्न के जातक हो, लेकिन तुमको एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू स्लोली स्लोली क्लाइंब, और बहुत सारी चीजें तुम्हें अभी लाइफ में अचीव करनी है। दिस इज अ प्रेडिक्शन। सेकंड, अब उसी प्रकार आ जाते हैं। अब ये जो है मेष राशि मंगल की सेनापति की राशि है। नोट करो, डिजायर टू डोमिनेट। तो तुम्हारे अंदर लोगों को डोमिनेट करने की डिजायर होगी, क्योंकि किसी की भी लग्न मेष होगी उसके अंदर, जब अभी ग्रह नहीं है, ग्रह से चेंजेस होते हैं, भूल जाओ ग्रह से चेंजेस, लेकिन अगर मेष राशि का बैकग्राउंड है, फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस लग्न में हमेशा इंसान अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है, खुद डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ तो मंगल है, तो यहाँ पे उसके अंदर 100% डिजायर टू डोमिनेट होगी। तो उस पर भी तुम उसको कुछ राय दे सकते हो, भाई तुम्हारे अंदर डोमिनेट करने की और डोमिनेट के साथ साथ मल्टीप्लाई करने की भी। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को तुम्हें बढ़ाना है। ठीक है, तीसरी चीज, यहाँ पे जब भी मंगल मेष राशि किसी जातक की होगी तो ही विल ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू लैंड। क्यों? क्योंकि भेड़ जो है नई लैंड को एक्सप्लोर करती है। तो ये जातक जो है, लैंड हटा दो, भेड़ क्योंकि जानवर है तो लैंड एक्सप्लोर करती है घास के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए। ये आदमी क्योंकि इंसान है, मनुष्य है, एनर्जी इसके अंदर भेड़ वाली रहेगी, क्योंकि ऋषियों ने अदरवाइज को भेड़ साइन ना दे के कुछ और साइन दे दिया होता। तो जब भेड़ का साइन दिया है तो ये एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ये, जिस समय पैदा हुआ। और मेष लगन अगर ईस्टर्न होराइजन पे उदय हो रही थी तो 100% दिस पर्सन विल बी ईगर टू एक्सप्लोर न्यू
लैंड, यानी कि इस जातक को अब तुम अपॉर्चुनिटी में क्या बोलोगे कि तुमको जीवन में नए नए कारोबार, नए नए क्षेत्र में, नए नए ऊर्जा के क्षेत्रों में जाके तुम्हारा बड़ा शौक होगा, तुम्हें ईगर हो, तुम हमेशा ईगर रहोगे नई चीजों को जानने के लिए, उत्सुकता रहेगी तुम्हारे अंदर, एनर्जी भी रहेगी। तो इसका मतलब तुम लाइफ में एक फील्ड में नहीं कई फील्डों में उत्सुकता के कारण आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमने उसको एक गाइडेंस दे दी। उसी प्रकार एनर्जी टू मैनिफेस्ट, यानी कुछ घटित होने का संकेत भी है। मेष राशि क्योंकि एनर्जी है, सेनापति है, तो कुछ ना कुछ घटित जरूर होगा। तो घटित यानी कि यू आर बॉर्न विद एन स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रह्मा, यू हैव टू डू समथिंग, जिससे कि जीवन में कुछ बड़ा होए। तो तुम्हारा लाइफ में कुछ तुम्हें बड़ा पाना है, छोटे मोटे में समझौता तुम नहीं करोगे। तो थिंक बिग। अब ये तुमने उसका कोई स्टार नहीं देखा, कोई चार्ट नहीं देखा, लेकिन मेष लग्न क्योंकि फिजिकल बॉडी में है, तो शारीरिक क्षमता से, फिजिकल लेबर से यू हैव टू डू सम बिग टास्क, सिंपल प्रेडिक्शन। ठीक है, इसके बाद मेष राशि में क्योंकि अग्नि है, तो तुम इसको क्या राय दोगे? क्योंकि अग्नि जो है किसी काम के लिए प्रेरित करती है, फायर बर्निंग विद इन। मेष लग्न के नीचे आग जल रही है, तो तुम्हें हमेशा अपना ये गुण, क्योंकि ये तुम्हारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जन्म के समय, तुमको अपने अंदर की अग्नि को कभी बुझने नहीं देना है, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड। Why? Because you are Aries ascendant, और Aries ascendant का मतलब है there should must be, किसी भी चीज के लिए आग, चाहे एस्ट्रोलॉजी के लिए हो, चाहे आईएएस बनने के लिए हो, चाहे पुलिस में जाने के लिए हो, चाहे एक्टर बनने के लिए हो। अगर अमिताभ बच्चन फॉर एग्जांपल, अगर अमिताभ बच्चन जो है ट्रेन पकड़ के चला जाता और प्रयास ना करता, तो इतने साल स्ट्रगल करने के बाद बनाना सुपरस्टार, तो अग्नि थी ना उसके अंदर की मुझे पाना है, पाना है, पाना है, तो उसने पाया। ठीक है, अगर वो अग्नि, अगर मेष राशि ना होती तो उसकी अग्नि दूसरे लेवल की होती, वो छोड़ देता, क्विट करता। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी क्विट नहीं करेगा। अगर मान लो वो एक दो बार असफल होता है, तो तुम्हें क्या बताना है कि तुम्हारे अंदर एक आग है, ऊर्जा है, तो कि तुम्हें कभी भी डाउन होने नहीं देगी। तो ऐसा ख्याल विचार जीवन में कभी मत लाना कि मैं अब इस काम को छोड़ दूं। ठीक, सिंपल, गोल ओरिएंटेड। मेष राशि जो है गोल ओरिएंटेशन की राशि है, तो मेष राशि जो है गोल ओरिएंटेशन की चीजों को बताएगी। ठीक है, इवन यहाँ पर जो हमारी विचारधारा है, जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, वो अभी अचीव्ड नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट काल पुरुष की पहली राशि भी है, स्टार्टिंग जोडिएक का पॉइंट भी है। तो यानी कि अभी हमें यू हैव टू गो माइल्स बिफोर यू स्लीप, यानी अभी जीवन में तुम्हें बहुत कुछ करना है, आखिरी दम तक करना है, जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है। तो तुम्हें कभी भी ये मेष राशि वाले जातक को शांत खाली नहीं बैठना है। देयर आर ऑलवेज वर्क टू डू फॉर हिम और हर। सेम वे आगे चलते हैं, पेनिट्रेटिव है मेष राशि जो है, एक पेनिट्रेशन की भी राशि। पेनिट्रेट मतलब किसी भी टॉपिक में डीप में, सेनापति या मंगल की ऊर्जा है, एनर्जी है, तो पेनिट्रेट करना, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, और जनरल वाइटैलिटी और ईगर टू एक्सप्रेस सेक्स। ठीक है, तो अब ये तो हो गया उसके लग्न का डिस्क्रिप्शन, जो तुम उसको राय दे दी। अब देखो उसके सेकंड हाउस में टॉरस राशि पड़ रही है, तो तुम इसको क्या क्या चीज बताओगे? और ये तुम्हें पता ही है कि इसमें हर चीज अपनी जगह पे है। तो टॉरस राशि में सेकंड हाउस जो है बैल है, परिवार है, ये तो तुम्हें पता ही है, परिवार है, धन है, कुटुंब है, स्थान है, वाणी है। ठीक है, अब जो है बैल को अपने माइंड में लाओ, टॉरस राशि का बैल है, तो बैल जो है बहुत लंबी यात्रा नहीं करता है, करता है बैलगाड़ी से, लेकिन तुम देखो वो रहट में भी गोल गोल चलेगा, कोलू का बैल भी गोल गोल चलेगा, और खेत भी जोतेगा तो उसी में इधर उधर खेत को जोतता रहता है। तो एक्टिविटी लैकिंग होती है। और फिर क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, समझो यहाँ पे अग्नि तत्व था, तो यहाँ वाइटैलिटी, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं कमजोर था, यानी कि यहाँ पे स्थिरता है, पृथ्वी तत्व है और बैल है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्टिविटी लैक होगी। भाई बैलगाड़ी से भी तुम जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से बंबई चले जाओगे, आसपास 10-5 किलोमीटर में बैल को घुमा लाओगे बैलगाड़ी बांध के। ठीक है, तो बहुत लंबी मूवमेंट तो नहीं हुई ना, इट मीन्स कि इसके तुमको सेकंड हाउस में एक्टिविटी लैकिंग है, तो इसका मतलब स्थिरता है। तो इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, प्रेडिक्शन क्या कर सकते हो? तुम अपने परिवार में स्थिर रहोगे, अपने परिवार से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि ये फैमिली का है, और जब स्थिरता है ये, तो इसके तो मूवमेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके वैल्यूज से, अगर मान लो फिजिकल होने के कारण कहीं चला भी गया तो वैल्यूज से टिका रहेगा, वैल्यूज स्थिर रहेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस वैल्यूज का भी है। धन भी स्थिर रहेगा, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी लैकिंग है। जब धन स्थिर है, एक्टिविटी धन में हो नहीं रही, तो एक्टिविटी यानी बैंक में लॉकर में पैसा मजबूत जमा है, तो यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी है। अब अगर वो तुमसे पूछ ले कि मैं सर जो है
कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसमें चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, इकट्ठा करके रखना पड़ता है, फिर समय आने पे उनको बेचना पड़ता है जनरल एक एनर्जी लेवल पे, तो तुम उसको कह सकते हो हाँ तुम ये काम करो। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस स्थिर है, एक्टिविटी वहां पे लैकिंग है, तो सेकंड हाउस में कोई भी ऐसा काम मत करो जहाँ पे एक्टिविटी करनी पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने का काम नहीं है। मंगल एक्शन लेता है, बोलता नहीं है सेनापति। तो यानी कि अगर सेनापति बहुत ज्यादा बोलने लगेगा तो एक्टिविटी करेगा किसकी? सेकंड हाउस की, मुंह की, और मुंह से वो बोलता नहीं है, सीधे कमांड देता है, कम बोलता है। तो इस तरह के काम जिसमें कम बोलना हो, कमांड देना हो, वो उसको सूट करेगा मेष लग्न के जातक, जिसको सिर्फ इतना ही आपको पता है कि मेष लग्न है, और बाकी आपने हाउस राशियां अकॉर्डिंगली फिल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये अब ये सब नोट करते रहिए, क्योंकि भी हम टॉरस के आपको साइंस बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड हाउस आपको पता है कि अगर मेष लग्न का जातक होगा तो सेकंड हाउस जो है वीनस के अंतर्गत आएगा। जब वीनस के अंतर्गत आएगा तो ऑस्पिशियस थिंग इन लाइफ होगी। ये मारक तो है, लेकिन वीनस का घर होने के कारण, वीनस क्योंकि संपदा, तो मटीरियलिस्टिक लेवल पे ऑस्पिशियस थिंग्स होंगी इन लाइफ। ठीक है, अगर कोई और राशि जब अभी आएगी तब उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में उसकी ऊर्जा क्या है, जिस जातक की कुंडली है, सेकंड हाउस में ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत होती है। बुल की ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत होती है, यानी कि वो सेकंड हाउस से, अब ब्रीडिंग कैपेसिटी को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक नहीं समझना है। ब्रीडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि अपने पुरुषार्थ से किसी भी चीज को बढ़ाना, अपनी वाइटैलिटी से किसी चीज को बढ़ाना, फिर चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो धंधा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ, और इवन परिवार भी। जैसे एक बुल जो है कई सारी काउस के लिए इनफ होता है, वैसे तो ये ब्रीडिंग का मतलब है इसके अंदर प्रोडक्शन की क्षमता बहुत है, क्रिएशन की क्षमता बहुत है। मेष राशि के जातक के सेकंड हाउस में जो ऊर्जा है वो क्रिएशन की। अब जैसे ये मान लो समोसे बना बेचने लगे, तो ये जो 1 घंटे में जो आदमी 50 समोसे बनाएगा, यही 1 घंटे में ये आदमी 80 समोसे बना देगा। क्योंकि और आदमी का जरूरी थोड़ा कि मेष लग्न और उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी तगड़ी हो। ब्रीडिंग का मतलब है समथिंग टू प्रोड्यूस। अगर ये इंसान जो है, कोई नॉर्मल इंसान 4 घंटे में 40 पन्ने पढ़ेगा, तो ये 4 घंटे में 80 पन्ने पढ़ डालेगा, क्योंकि उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी ज्यादा है। आर यू गेटिंग द एनर्जी? जो सबसे जरूरी चीज है समझने वाली, राइट एवरीबॉडी? थोड़ा सर्वर घुमा दो तो समझ जाए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, समझिए, एनर्जी है। बैल से ऋषियों ने तुम्हें क्या संदेश देना चाहा है? बैल बहुत बच्चे पैदा करता है, लेकिन तुमको यहाँ पे हर चीज में बच्चे नहीं पैदा कर देने हैं, तुम्हें उसके प्रोडक्शन को में कुछ भी जोड़ देना है। अगर वो धन पैसे से खेल रहा है तो पैसे को बढ़ाएगा, जिस चीज को छू लेगा वो चीज बढ़ेगी सेकंड हाउस में, मेष लग्न में। ठीक है, सेम वे इसी तरह कंफर्ट लविंग होगा। क्यों? क्योंकि बुल भी काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आराम करता है, और वीनस कंफर्ट का प्लैनेट है। अब ये भी एक टॉरस राशि की डोमेन नोट कर लीजिए। टॉरस राशि इज अ कंफर्ट लविंग राशि, कंफर्ट की राशि। अब मान लो ये टॉरस राशि यहाँ पड़ जाए, आप क्या करोगे? काम कायदे से फटाफट काम करके निपटा के 6 घंटे में जो काम करते हैं और कुलीग, वो आप 4 घंटे में करके 2 घंटे आप रेस्ट मारोगे, कंफर्ट होगा। काम जब आएगा तो बैल की तरह फटाफट कर डाला। जैसे और आदमी को तो पता है कि मैं 10 से 5 काम करना है, आपको भी नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं अपना काम 10 बजे शुरू करूंगा और 2 बजे तक खत्म कर लूंगा, 2 से 3 में, 2 से 5 में सोऊंगा कंफर्ट में। मैं जाके क्लब में, मतलब ऑफिस की कैफेटेरिया में बैठूंगा, कोई ना कोई मूवी देखूंगा। मैंने अपना काम जितना तुम करते हो 8 घंटे में, वो काम मैंने 6 घंटे में कर दिया है। तो इस तरह एनर्जी को समझिए, कंफर्ट लविंग भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्दीनेस, अर्दीनेस का मतलब डाउन टू अर्थ भी होता है। अर्दीनेस के कई मतलब होते हैं। अर्दीनेस का एक मतलब होता है जमीन से जुड़ा होना, एक मतलब होता है अर्थव्यवस्था, फाइनेंस से रिगार्डिंग काम करना। तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं। वीनस जो है वो वैसे भी डाउन टू अर्थ है, सबको एक नजर से देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में इसको आप क्या रिकमेंड करोगे कि आप अपने परिवार को एक नजर से देखो, सबके साथ मिलके रहो। और क्योंकि वाणी का भी कारक है, तो वाणी में भी आपके दो जवान नहीं होनी चाहिए। कई बार आपने सुना था लोग जवान के बड़े पक्के हैं, हमारी एक जवान है, कहते ना हमारी एक जवान है। तो यानी कि, और जवान से भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आपका घमंड शो, आपको जवान से भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि आप ग्राउंड से जुड़े हुए नजर आए। मेष राशि क्योंकि सेनापति की राशि है, उसका, क्योंकि जवान से अगर सेनापति तेज बोलेगा तो सेकंड हाउस मारक है, दुश्मन पैदा करेगा। तो यहाँ पे आपको सजेशन क्या देना है, जिसके प्लेनेट नहीं पता है, कि भाई देख तेरी जवान, क्योंकि तेरे जवान पे अर्दीनेस
का एनवायरनमेंट है, तो तू अपनी जवान में अगर तेजी लाएगा तो ऑलरेडी तू सेनापति है, तेरे और दुश्मन पैदा होंगे। लेकिन अगर तू जमीन से जुड़ के लोगों की जैसी बात करेगा, उनके हित की बात करेगा, तो तेरा यही मारकनेस कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो कोरिलेट करने वाली चीजें हैं। कैसे कोरिलेट आप कर ले जाते हो जी एस्ट्रोलॉजी में। सेम वे बुल जो होता है वो अपने जानवरों के क्लास में वो अपने आप में एमिनेंट होता है, मतलब उसका एक मुख्य स्थान होता है। भाई जो भी कैटेगरी में बुल को एक पावर दी गई है, तो यानी कि यहाँ पे उसके परिवार में ये जातक क्या होगा, एमिनेंट होगा। जैसे मान लो चाचा के लड़के हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, उसके 5-6 भाई बहन हैं, उन अपनी पूरी क्लास में, अपने क्लास इन सेंस अपने पूरे भाई बहनों के सर्कल में ही विल बी अ एमिनेंट फेलो। टॉरस की निशानियां बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, टॉरस की निशानी ये है, ठीक है। इसी तरह आगे चलिए, टॉरस क्योंकि फीमेल साइन है, तो मेष राशि वाले के सेकंड हाउस के जितने भी कारतत्व होंगे उसमें कहीं ना कहीं फीमेल का रोल क्रिएशन में आएगा। चाहे इसकी दौलत बने, चाहे फैमिली वैल्यूज बने। फैमिली वैल्यूज हो सकता है माँ ने सिखाई हूँ, दौलत भी किसी न किसी फीमेल के कारण। क्यों? क्योंकि वीनस इज एन फीमेल प्लैनेट, तो क्रिएशन का हाउस है, तो रोल ऑफ क्रिएशन, फीमेल का रोल ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वैल्यूज, बोली चाली में, सारी चीजों में नजर आएगा। अब जैसे तुम देखो, अब हम जब तुमसे कहते हैं कि बोली में फीमेल का पुट आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, इसी एक लाइन से हजारों प्रेडिक्शन करने की कैपेसिटी डेवलप कर लोगे। तो ऐसा नहीं है कि इंसान की आवाज जो है फीमेल जैसी हो जाए। यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे माँ प्यार से दुलराती है ना, अरे बच्चा खा ले, अरे थक के आया होगा, धूप में आया होगा, है, तो यहाँ पे फीमेल में मातृ क्षमता है, पोषण की क्षमता है। तो इसका मतलब जब, और क्योंकि सेकंड हाउस वॉइस का है, तो वॉइस में आप कितनी वॉइस से किसी का पोषण कर सकते हैं, किसी को नरिश कर सकते हैं। ये नहीं कि आपकी आवाज और तो फीमेल जैसी हो जाएगी, बट तुम्हारी आवाज के जो शब्द होंगे उनका चयन ऐसा होगा कि सामने वाला फील नरिश्ड, यार माँ की तरह इसने मेरा। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये तजुर्बे से आती है, सीखने से आती है, जोड़ने से आती है। अब हमने कुछ नहीं किया ना, हम कोई नोट्स बना के लाए, हमने सिर्फ एक चीज देखी कि फीमेल रोल इन क्रिएशन। बात क्रिएशन की हो रही थी, लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस आवाज का भी है, वाकिस्तान भी है, बोली भी है, तो बोली से आप मदर की तरह किसी को नरिश कर सकते हैं। कोई बेचारा बड़ा बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है अरे बेटा, प्यार से 2 बार ठपकी मारती, चुप हो जाता है। तो आप अपनी आवाज से वही काम कर सकते हो, आपके शब्द इतने सुंदर होने चाहिए। बस इस तरह से जब आप जोड़ते हो तो आप जो प्रेडिक्शन कर दोगे भगवान का नाम लेके वही चीज होगी। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से कभी कभी ये बात बोल देते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, समझिए, क्योंकि जब तक आप इन कारतत्वों को नहीं समझेंगे तो ब्लेंड क्या करेंगे। अब जैसे ये एक तो मैंने बता दिया कि मूविंग अराउंड बट नॉट सो फार, तो वृष यानी कि इसके जो कारतत्व होंगे वो आसपास ही घूमेंगे, इसके जीवन के बहुत दूर नहीं जाएंगे। ये वृष की क्वालिटी है, ठीक है। फिजिकली पावरफुल होता है ये हाउस वृष, टॉरस, ये टॉरस पे नोट करो, ठीक है। और निरंतर काम करने की क्षमता को, निरंतर काम करने की चीजों को दर्शाता है। ये 4-5-6 डोमेन आप नोट कर लो टॉरस में, निरंतर काम करता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ 2 हाउस के बताए हैं। अब आप समझिए कि जैसे इस जातक को आपको सजेस्ट करना है, तो आपको क्या बताना है कि परिवार के रिश्तों में आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर उनके लिए कर्म करते रहिए। मेष राशि वाले जातक को, मेष लग्न वाले जातक, जब हम राशि बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिए कि मेष लग्न की बात हो रही है। अब आप मेष लग्न वाले के ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या कहती है? क्यों? क्योंकि उसके सेकंड हाउस, परिवार के हाउस में बैल है, और बैल निरंतर कर्म करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसका मतलब ईश्वर जिसने ये सृष्टि रची है वो मेष लग्न वाले जातक से क्या चाहता है? सोचिए, ये सी बात है, ईश्वर भगवान यही तो चाहता है कि मेष लग्न वाला अपने परिवार के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए निरंतर काम करता रहे, स्थिर ना। अगर वो उनकी तरफ से आंख फेर लेगा, काम नहीं ध्यान देगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना धन, परिवार, पैसे, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ का, वैल्यूज का नुकसान करेगा, ठीक है। इसी प्रकार मारक है क्योंकि सेकंड हाउस, तो अगर मेष लग्न वाला स्थिर हो जाएगा,
आलसी हो जाएगा, रेस्ट करेगा, तो उसके लिए मारकता हो जाएगी, क्योंकि सेकंड हाउस मारक है। तो निरंतरता रहेगी तो एक्सरसाइज, शरीर गठित रहेगा। एक चीज और समझ लीजिए, सेकंड हाउस जो है अब बहुत अधिक अगर लोड ले लेगा, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, यानी मध्यम मार्ग भी अपनाना है। कभी कभी आपने देखा होगा बैल रहट में चलते चलते कोई लोग बैल पेटते पेटते बेचारा डेथ हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे क्या मारक, अगर मारक से जुड़ना है तो क्या बताना है कि मेष लग्न वाला जातक अगर निरंतर अपनी औकात से ज्यादा मालिक की वफादारी या किसी के लिए करेगा या परिवार के लिए बहुत अधिक करेगा, तो मरे भले ना, लेकिन मरने के समान, यानी कि कमजोर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी। कहते ना जीवन के जंजाल में जर्जर हुआ शरीर, तो वही क्या हो जाएगा कि परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते उसका शरीर जर्जर हो जाएगा। अब ये तुम कहीं लगा लो मेष लग्न पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां निरंतरता है, एक्सेस ऑफ निरंतरता। कई बार बैल खेत में दम तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि मेष लग्न वाला मेहनत की चक्की में करते 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 काम, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, एक दिन सेकंड हाउस क्योंकि मारक है वहां पे परिवार के लिए कर रहा है, सेकंड हाउस परिवार के लिए है। जब दूसरी चीज हम लोग, जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, तो खाने के लिए तो आदमी मेहनत करता है, तो इसका मतलब मेहनत, एक्सेस ऑफ मेहनत, जीवन में संघर्ष, क्योंकि शुरुआत की राशि है ना, पहली राशि है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना लाइफ का, तो उसको हर चीज बनानी है ना भेड़े की तरह। तो यहाँ पे मेष लगने वाले की ऊर्जा को आप समझने का इस तरह से प्रयास करिए। आगे भी आपको बहुत सारी बातें हम बताएंगे। अब आप उसको सजेशन क्या दोगे? ये दे दिया थर्ड हाउस में आपके, जैसे मान लीजिए मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि की कुछ चीजें समझ लीजिए कि मिथुन राशि क्या क्या बताती है अपने आप में। तो मिथुन राशि जो होती है वो होती है, मिथुन राशि के डोमेन की अगर हम बात करें कि मिथुन राशि को आप कैसे पहचानेंगे, उसकी ऊर्जा क्या है, तो आप समझिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म है, इंटेलेक्चुअलिज्म है। मेष राशि वाले को आपको क्या राय देनी है? भाई तू अपना पराक्रम करने के साथ साथ अपनी बुद्धि भी लगा, सेनापति की तरह से मारकाट ना मचा, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का भी है, ये तो आप सबको पता है। तो पराक्रम के साथ जब बुद्धि, ईश्वर ने तो बुद्धि वहां पे जोड़ी है, बुद्ध का घर दिया है, इंटेलेक्चुअलिज्म दिया है, तो यहाँ पे और मेष लग्न वाला उद्दंड है, तो कंट्रोल में आता नहीं है, लेकिन उसका पराक्रम भी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसको समझाना क्या है कि पराक्रम अच्छी बात है, साहस अच्छी बात है, दुस्साहस नहीं करना है, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध की इंटेलिजेंस भी लगानी है। यानी कि थर्ड हाउस नई ओपनिंग का भी है, नए इंटरप्रेन्योरशिप का भी है, तो जोश में आके, क्योंकि मंगल में जोश है, तुमने कोई व्यापार शुरू करने की कोशिश की है, पैसा भी लगा दिया सब, लेकिन तुम्हें उसका कोई आइडिया नहीं है, तुमने उसकी कोई नॉलेज नहीं ली, किसी से सलाह नहीं ली, तो तुम यहाँ पे मेष लग्न वाला नुकसान खा जाएगा। क्योंकि मेष लग्न में आगे बढ़ने की क्षमता तो है कभी कभी अगर, लेकिन थर्ड हाउस जो है नए कार्यों को, क्योंकि पराक्रम है ना, हम बिजनेस में पराक्रम करें, नौकरी में पराक्रम करें, कोई और विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पराक्रम करें, तो पराक्रम होगा। लेकिन अगर पराक्रम के साथ गॉड क्या कहता है, क्योंकि मेष लग्न सेनापति वो पराक्रम तो करेगा, लेकिन पराक्रम के साथ अगर बुद्धि जोड़ लेगा तो उसका फायदा होगा, अदरवाइज थर्ड हाउस से भी नुकसान होता है। तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेष लग्न वाले को क्या सलाह देंगे कि बुद्धि को भी साथ में जोड़ लो। थर्ड हाउस तो पराक्रम का ही, वो तो तुम करोगे मानोगे है नहीं, थर्ड का मंगल कारक भी होता है, लेकिन अगर तुम वहां पे बैकग्राउंड एनवायरनमेंट बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लोगे तो बचे रहोगे। ठीक है, तो अब जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म है, ब्रिलियंट है मिथुन राशि, ठीक है, हाथ की स्किल्स है, तो ऐसे आदमी के पास हाथ की स्किल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, हैंड स्किल्स का भी हाउस है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि द्वि स्वभाव राशि है तो यहाँ पे बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वभाव द्वि स्वभाव है, ड्वेल साइन है, तो ड्वेल साइन होने के कारण यहाँ पे बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब उसके छोटे भाई बहन से, उसके पड़ोसी से, उसके पराक्रम के बाद भी कॉन्क्रीट रिजल्ट मिलने में संदेह रह जाएगा। तो इसको सलाह क्या देनी है, क्योंकि हमें ग्रह पता नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि द्वि स्वभाव की राशि है, तो वहाँ 100% कॉन्क्रीट रिजल्ट की फिक्स्ड राशि तो है नहीं कि हम कॉन्क्रीट रिजल्ट बोलते हैं। जब स्वभाव दो तरह का है तो छोटे भाई बहनों में, पड़ोसियों के साथ हमेशा डुअलिटी या दो तरह के विचार या अच्छा बुरा सुख दुख लगा रहेगा। तो इस पे हमेशा एक बैलेंस बनाना है। सिंपल मेष लग्न वाले को आप सजेस्ट कर दो कि थर्ड हाउस के डोमेन, थर्ड हाउस की किसी राशि के डोमेन, थर्ड हाउस के डोमेन को लेके तुम्हें ये सावधानी बरतनी है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता आप लोगों को इससे असहमति होगी, द्वि स्वभाव राशि होने के कारण। ठीक है,
कंजंक्शन की भी राशि है, ठीक है। तो यानी कि कंजंक्शन यानी जंक्शन पॉइंट या मिलना। क्यों कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक स्त्री और एक पुरुष है, ठीक है। तो मेष राशि वाले को लोगों से मिलने जुलने का पराक्रम भी वो कर सकता है। ईगर टू एक्ट, मिथुन राशि इज ऑलवेज, ध्यान रखो मिथुन का डोमेन है, नोट कर लो। मिथुन राशि इज ईगर टू एक्ट, काम करने के लिए उतावली रहती है, क्योंकि युवा लड़का लड़की है उसमें, ठीक है। और म्यूजिक है, एक के हाथ में वीणा है, एक के हाथ में गदा है, थर्ड हाउस पराक्रम का है, वेल्योर का है। तो यहाँ पे एक्शन होगा, ठीक है, मगर दिमाग के साथ लेना है आपको। प्रिस्क्राइब क्या करना है कि यहाँ पे बुद्ध की एनर्जी तो है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी इंटेलेक्चुअलिज्म को आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन भी है, इंट्यूटिव भी है थर्ड राशि। बुद्ध भी बच्चा होता है, इंट्यूटिव होता है। तो बुद्ध में इंट्यूशन का भी एक, इसको ऐसे भी कहते हैं, 8 से 8 होने के कारण भी इंट्यूशन हो सकता है, डीप चीजों की नॉलेज होती है। जंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड हाउस जो है बुरी आदतों का भी है, ठीक है। थर्ड हाउस से हम वाइसेस भी देखते हैं, ठीक है, इमोरल थिंग्स भी देखते हैं, क्योंकि तभी आपको हमने बताया था कि वहां पे ताड़ी खाना, वैश्यालय, बार डांस, ये सब चीजें भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि बुध जो है एक मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है। वैसे तो वृष राशि मटेरियलिस्टिक और कही जाती है, लेकिन यहाँ पर भी मटेरियलिज्म, क्योंकि द्वि स्वभाव है तो मटेरियलिज्म होगा, ठीक है। सेक्सुअल यूनियन की भी राशि है, ठीक है। तो यानी कि मंगल को, सेनापति को क्या करना है? सेक्सुअल यूनियन से पहले अपनी बुद्धि लगा लेनी है, नहीं हनी ट्रैप में फंस जाएगा। तो यानी कि मेष राशि वाले को, क्योंकि वाइटलिटी है, एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है बिना सोचे समझे आप कहीं भी रिलेशन बना लेंगे, अदरवाइज ये नुकसान हो, ठीक है। तो यानी कि चाहे वो सेक्सुअल यूनियन हो, किसी भी तरह की यूनियन हो, क्योंकि मिथुन तो यूनियन का घर है, मंगल को, सेनापति को अलर्ट रहना पड़ता है। तो मेष राशि वाले को आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेष लग्न वाले को, भैया तू जहां कहीं भी यूनियन बनाए जिन पे तू विश्वास करे, क्योंकि सेनापति अपने अंगरक्षकों पर भी विश्वास नहीं करता है। यूनियन तभी बनाता है जब वो पूरी तरह से ठोक बजा लेता है। कब रात में कौन जहर दे दे, कब मार दे, कब वध हो जाए, कोई पता नहीं। तो यानी कि मेष लग्न वालों को यूनियन बनाने से पहले, किसी पे कंप्लीट विश्वास करने से पहले, नहीं तो फिर क्या होगा? बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है मेष लग्न वालों के साथ, सेनापतियों के साथ, कि वो जो है थर्ड हाउस में यूनियन बनाने से पहले किसी भी तरह का, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे धार्मिक या दोस्तीदारी, कोई भी रिश्ता बनाए तो सोच समझ लें। अब ये क्वालिटी निकलती है कि नहीं निकलती है? बताओ, सोचो, विचार करो। ऐसे सीखना है। अब तुम समझ लो, जैसे मान लो किसी की बाय डिफॉल्ट मिथुन राशि जो है 7 नंबर में पड़ जाए, भाई मिथुन राशि 7 नंबर में पड़ गई, तो अब तुम बने बेवकूफ, कहीं मंगल भी बैठ गया, तो अगला तुम जोश में आके तुमने जो है, जिसको जो है तुमने आम समझा वो करेला निकला है, ठीक है। तो ऐसे समझना पड़ता है चीजों को, जो तुम्हें घुमा घुमा के लगाना पड़ता है। अब मान लो यही मिथुन राशि जो है फायदे वाली बात करते हैं, 9th हाउस में पड़ जाए, तो तुम तो अब 9th हाउस में पढ़ने में ऐसा तो ये तुम्हारे मेरे दो बाप, वो कौन सी पिक्चर आई थी सुनील शेट्टी की, मेरे दो बाप तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है दो अलग अलग गुरुओं से तुम ज्ञान प्राप्त करो, 2 अलग अलग फील्ड का नॉलेज तुम्हें हो, तुम द्विवेदी हो जाओ, त्रिवेदी ना हो कि 2 वेदों के ज्ञाता हो जाओ। तो समझने वाली बातें हैं, इसको इस तरह से सीखो, हंसी मजाक में सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो जमनाई राशि की हम बात कर रहे थे, तो जमनाई राशि में ये, और जमनाई राशि ट्विंस की राशि है, तो यहाँ पे जो कुछ होगा, द्वि स्वभाव है और ट्विंस की राशि है, तो यहाँ पे कुछ भी डबल हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें समझिए। अब उसी प्रकार से समझिए कि मंगल वाले के साथ, मंगल का बुद्धि से नाता तो है, लेकिन क्योंकि पराक्रम है, तो मंगल का बुद्धि से, ऐसे आदमी का बुद्धि से थोड़ा सा दूर दूर का रिश्ता होता है, उसको समझ, क्योंकि वो एक्शन में ज्यादा बिलीव करता ना, तो अगर बुद्धि के साथ जोड़ लेगा तो जीवन अच्छा चलेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो चंद्रमा का डोमेन है, कर्क राशि है। अब मंगल को, क्योंकि ये नेचुरल हॉरोस्कोप है, इसलिए सब कुछ अपनी जगह पे है, तो केकड़े की आसक्ति बड़ी होती है, पकड़ बहुत होती है। तो मेष लग्न वाले को अपने सुख के कारण, अपने माता के कारण, भूमि गाड़ी पकड़, या कहीं ना कहीं उसके, उनको लेके चीजों में बहुत ज्यादा आसक्ति होगी, क्योंकि कर्क राशि का मेजर डोमेन है आसक्ति, ठीक है। और कर्क राशि जो है वो निर्णायक एक्शन की भी राशि है, ये वर्ड नोट कर लो, निर्णायक होती है, एक्शन में निर्णायक राशि,
एक्टिव है, एक्टिवनेस बहुत होती है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्टिवनेस है, एडेप्टेबिलिटी है, ऑलवेज मूविंग, ये 3 वर्ड और नोट कर लो। एक्टिवनेस है, एडेप्टेबिलिटी है और हमेशा मूवमेंट करेगी। तो अब प्रिडिक्शन देखो कैसे है। नॉर्मली मेष लग्न वालों की कार जो है कभी खड़ी नहीं होती है। गाड़ी ले लेंगे तो उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि 10 दिन में एक बार निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है। घर में भी एडेप्टेबिलिटी, आदि चेंज कराते रहेंगे। तो आज ये दरवाजा इधर कर दो, आज इस कलर को कर दो, आज यहाँ पे ये कर दो, यहाँ विंडो लगा दो। एडेप्टेबिलिटी, नई नई चीजों को एडेप्ट करें। जैसे सोलर पैनल आएगा, सबसे पहले मेरे घर पे सोलर पैनल लगा दो। कोई नई चीज आई मेरे घर में लगा दो, एडेप्ट कर रहे हैं चीजों को अलग अलग। गैस पाइपलाइन नहीं, मोहल्ले में कहीं नहीं, मेरे घर में पहले लगाओ। फाइबर, कोई फाइबर आया मोहल्ले में कहीं नहीं आया, मेरे घर में सबसे पहले तार खींचो, अडेप्ट कर लेते। एडेप्टेबिलिटी। 4th हाउस में गाड़ी में नई नई चीजें लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, कुछ नई तरह का डेकोरेशन कराएंगे, क्योंकि अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4th हाउस से मेष लग्न वाले, ठीक है, समझना है। एज्यूम एनी शेप, कोई भी शेप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि जल कोई भी शेप ले लेता है। तो इनकी सुख की में मंगल, अब मंगल कैसे कैसे कोई भी शेप ले लेता है। सेनापति है, घोड़े पे भी सोना पड़ सकता है, एडेप्टेबिलिटी। मिल गया तो महल में भी सोएगा, एडेप्टेबिलिटी। नहीं पड़ा तो पता लगा जहाँ पे चढ़ाई करने गया तंबू में सो रहा है, भी एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी है ना मंगल मेष लग्न में, 4th हाउस, इसीलिए जल तत्व वहां पे दिया गया है। और भी हजारों चीजें हैं जल तत्व देने की, यानी कि वहां पे उसको सुख। अब सेनापति को ये थोड़ा चाहिए कि हम चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं, हमको भैया जो है 9 इंच का स्लीप वेल का गद्दा लाओ तब सोएंगे, भूरे सो जाएगा, वो क्या डिमांड करेगा? एडेप्टेबिलिटी। क्या कहेगा? नहीं हम तो डोमिनोज का ही पिज्जा खाएंगे, अब जो मिल रहा है चॉकलेट वॉकलेट खाओ और सियाचिन में पड़े रहो, वहीं सुख ढूंढो। एडेप्टेबिलिटी। कोई प्रॉब्लम समझने में? सिंपल लॉजिक। अब तुम समझो कि तुम इससे तुम कितने बड़े बड़े प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। एक आदमी के 10th, हम देखो 10th हाउस जानते हो क्यों स्पेशली बोलते हैं? क्योंकि आजकल प्रोफेशन और करियर बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। 10th हाउस में कर्क राशि पड़ेगी, एडेप्टेबिलिटी। बॉस ने कहा तुम्हारी सीट जो है बाथरूम के बगल में लगेगी, अब तुमको वहां से स्मेल भी आ रही है, एडेप्टेबिलिटी। तुमको बैठना है वहां पे, यानी कि तुमको अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अनुरूप ढलना है, एडेप्टेबिलिटी है। ये राशि पड़ेगी तुम्हारे 10th हाउस में, कोई क्या करेगा? तुम नहीं, तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट वहां का, ठीक है। कैंटीन में तुम साउथ इंडियन हो, वहां पे छोला भटूरा रोज बनता है, एडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी मेस में जाके तुमको। तो यानी कर्क राशि में जिनका जो हॉस्टल में पड़ जाते हैं, जो बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको देखना पड़ता है। क्यों? जिनका कर्क राशि होगी इन सब जगहों पे, वो अडेप्ट कर लेंगे। ऐसे और भी गुण हैं जहां जहां पे एडेप्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो जो नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे, उनको वही घर वाली मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, बेचारे परेशान होंगे हॉस्टल में। तो आपको ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोलॉजी सीखने का यही एक फायदा होता है कि आपको फिर कुछ रटना नहीं पड़ता, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी है, चेंजेबिलिटी है, कैपेसिटी टू एक्सपेंड है, ये सब नोट कर लो। एडेप्टेबिलिटी, एज्यूम एनी शेप, ठीक है। और इन एक्शन से हमेशा इनको दिक्कत होगी अगर वहां पे एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जल का काम है बहना। जिस दिन जल जो है रुक जाता है, ये बताओ, कूलर में जब जल तुम्हारे 2 महीने पड़ा रहता है तो क्या होता है? सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन तुमने कभी बहते हुए जल में कीड़े पड़ते देखे हैं? रुके हुए जल में कीड़े पड़ते हैं। तो यानी जहां कहीं भी तुम्हारी कर्क राशि पड़ेगी, अगर वहां पे तुम उस कार तत्व, उस हाउस, उस रिश्ते में तुम कार्य नहीं करोगे तो वहां कीड़े पड़ जाएंगे। जैसे मान लो कर्क राशि 11th हाउस में पड़ गई, तो अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, अपने सर्कल, अपने एक्विंटिस लोगों से अगर तुम स्थिर पड़ जाओगे, कोई एक्शन नहीं करोगे, रेगुलर उनसे मिलना जुलना, चलना फिरना नहीं उनके साथ करोगे, तो वो रिश्ते तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। नॉर्मल आदमी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोई नॉर्मल आदमी की तो कोई और राशि होगी, एनवायरनमेंट तुम्हारा कर्क का एनवायरनमेंट है, वहां पे मूवमेंट मांग रहा है कि दोस्तों से तुम ट्रैवल भी करो, नहीं करो तुमसे बातचीत करो, यानी रिश्ते में मूवमेंट बना रहे किसी भी तरह का, लेन देन, बातचीत, लहजा, और नहीं करोगे तो वहां जल्दी कीड़े पड़ेंगे। तो अब प्रोफेशन किसी भी हाउस में इस ऊर्जा को लगाना है और 12 प्रेडिक्शन निकालने हैं। कर्क राशि लग्न में पड़ गई, अब आपने अगर मूवमेंट, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो आपके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े पड़े मतलब बीमारियां लग जाएंगी, आपका शरीर सड़ने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा, मतलब कहने मतलब यू विल डेवलप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, बिकॉज कर्क की डिमांड है कि आप मूवमेंट करें, बहते रहें, चलते रहें, मिलते रहें,
और आप उससे एंटी काम कर रहे हैं, आपको तकलीफ होना तय है। वाटर एक जगह गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, फिर फूट जाएगा। अभी देखो कर्क लगने वाले अगर बहुत मूवमेंट नहीं करेंगे तो फूल जाएंगे, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी है शरीर में, वो फूल जाएगा। ठीक है, ये जरूरी चीजें समझनी चाहिए, राइट। और इसीलिए क्या कहा गया, अब देखो तो उल्टा समझ लो, जिसकी भी कर्क लग्न होगी तो उसके 10th हाउस में कौन सी राशि होगी? 1 नंबर। इसका मतलब कर्क लग्न वाले का कर्मा जब मंगल से जुड़ गया तो कर्मा यानी उसको मूवमेंट वाला कर्मा करना है। अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो कर्क लग्न उसकी जो है स्थिर हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। तो ऐसे जोड़ो कि अगर कर्क लग्न है तो कर्मा क्या है? मंगल से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड, इनिशिएटिव से रिलेटेड, करेज से रिलेटेड, वाइटलिटी से रिलेटेड, आगे बढ़ के काम करने से रिलेटेड, पहाड़ चढ़ने से रिलेटेड। ब्रह्मा की ऊर्जा लेके आया वो अपने अंदर। ठीक है, तो विचार करो इस पे, बहुत जरूरी है विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप समझ गए। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पे सिंह राशि आती है। तो ये हमने आपको एक जनरल समझाने का प्रयास किया, और अभी कर्क के बारे में और भी चीजें समझ लिया। तो कर्क वालों को किसी भी चीज से दूर हटने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा कठिन होता है अपनी आसक्ति। मतलब केकड़ा एक बार जब चपक लेता है तो छोड़ता नहीं ना, ये अपनी चीज से दूर नहीं जा सकते। जहां भी कर्क राशि होगी आप उससे बहुत दूर नहीं भाग पाएंगे, आप चिपके रहेंगे वहीं पे हमेशा। ठीक है, फर्म ग्रिप, यानी कि कर्क राशि जहां कहीं भी पड़ गई वहां पे ग्रिप आपकी फर्म हो गई। जैसे मान लीजिए पंचम में हो गई, पंचम में तो बच्चों पर, पढ़ाई पे आप उनसे आसक्त भी रहेंगे और उनको ग्रिप में हमेशा मतलब अपनी नजरों के सामने देखना पसंद करेंगे। अगर कर्क राशि यहाँ पड़ती है तो यू विल ऑलवेज फील कि बच्चे हमारी नजरों के पास रहे, ग्रिप मतलब ग्रिप में रहें, हमसे दूर ना जाएं। और उनसे दूर जाना आपके लिए बड़ा कष्टकर होगा, क्योंकि आपकी कर्क राशि वहां पड़ रही है। लगने वाला सेल्फ पोसेस्ड होगा, अपने आप से पोसेस्ड होगा कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। ठीक है, इलास्टिसिटी भी यहाँ की, इलास्टिसिटी मतलब खींचना, पानी जैसे लंबाई में चलता है तो इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे रबड़ बैंड खींच जाता है ना, सेम इलास्टिसिटी भी है यहाँ पे, इमोशंस भी हैं यहाँ पे। यानी कि कर्क राशि जहां कहीं भी आपकी होगी, भले फिर वो कर्मा के घर में पड़ जाए, कर्मा भी आपका प्रोफेशन या वर्क प्लेस भी से आप इमोशनली अटैच होंगे। वहां पे आप अपनी माँ की पिक्चर लगाई होगी, आप इमोशनली भले आपका ऑफिस का वर्क प्लेस है लेकिन आपने छोटी सी जिन भगवान को आप पूजा करते हैं उनकी छोटी सी छुपा के ड्रॉर में पिक्चर रखी होगी। क्यों? क्योंकि आप इमोशन है, आप अपने वर्क प्लेस पे इमोशनल है। आप चपरासी के घर में कुछ हो गया, बिटिया बीमार हो गई, वहां भी आप इमोशन दिखाएंगे, अजय 100-200 से लो, दवा ले आना, फीस जमा कर देना, इमोशंस। एक कर्क इज ऑल अबाउट इमोशंस। अब जैसे अष्टम हाउस में पड़ जाए तो अष्टम हाउस में ससुराल के प्रति आपकी इमोशन होंगी, पत्नी के धन के प्रति इमोशंस होंगी, यार मेरी पत्नी 8 घंटे काम करके कमा के लाती है, हम कैसे उड़ाते हैं पैसा। ठीक, तो कर्क इमोशंस। छठे हाउस में आ जाए कर्क राशि, आपको कुत्ते के प्रति एक्स्ट्रा इमोशंस होंगी। जानवर तो है, सभी प्यार करते हैं अपने जानवर को, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा, अगर वो आपका मुंह भी चाट लेगा तो आप नाराज नहीं होगे, मुंह चाट लिया यार तुमने हमारा। ठीक है, राइट। तो आपको सिंपल कारक को जोड़ जोड़ के चीजों को सीखना है। तो करके कुछ हमने आपको डोमेन बताया। ये जो कर्क राशि है ये चेंजिंग फॉर्म की भी है, फॉर्म को बदलने की भी है, रूपांतर करने की भी राशि है। यहाँ पे रूप बदल भी जाता है। क्यों? क्योंकि जल, अब देखो जल जो है डिफरेंट शेप ले लेता है। गिलास में रखो गिलास जैसा, चम्मच में रखो चम्मच जैसा, कटोरी में रखो कटोरी जैसा। इमोशन बदलते भी तो रहते हैं, जल बदलता भी तो रहता है शेप और साइज। भाई गर्म करोगे गैस बन जाएगा, वाटर वेपर, जमा दोगे बर्फ बन जाएगा, और है तो सब पानी। तो यानी यहाँ रूपांतर की बहुत बड़ी राय। तो इसका मतलब आपको अब इस मेष लग्न वाले को आपको क्या बताना है बिना चार्ट के, कि भैया सुख के मामले में अगर तेरे को सुख चाहिए तो आपको रूपांतर नाम की एक चिड़िया को अपने खोपड़ी बैठा के रखना है। घर में रूपांतर हो सकता है, माता के नेचर में रूपांतर हो सकता है, गाड़ी भूमि वाहन में रूपांतर के लिए आप रेडी रहो। अगर इसमें आप बहुत ज्यादा आसक्त रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि आसक्ति की है इन और कहीं ना कहीं रूपांतर भी मांग रही है। तो इस एनर्जी को अच्छे से बैलेंस करो, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ेगी। आ जाते हैं सिंह। इसी प्रकार ये जो है डीप स्लीप की भी राशि है। कर्क राशि को हिबुक भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, ताबूत भी बोलते हैं, जमीन के नीचे का हिस्सा भी बोलते हैं, धरती के नीचे की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज आसमान में होता है,
दिन में 12 बजे, रात में 12 बजे सूर्य होता है क्षितिज के नीचे, तो इसको आसमान का उल्टा पत्ताल देखा जाए तो ये पत्ताल का भाव भी है। तो ये सारी चीजें भी, यानी कि यहाँ से भी डीप चीजें आप ढूंढ सकते हैं। राइट, गॉट माई पॉइंट। तो आगे चलते हैं। अभी हम आपको पहले सारी राशियों एक बार मोटा मोटा करा देंगे, उसके बाद जो हम बेस्ट चीज पार्ट है उस पर आएंगे, भले कल का टाइम और ले लें, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लियो साइन पे। व्हाट इज लियो? ठीक है, अब लियो को समझते हैं। लियो जो है, लियो जो है एक्शन में निर्दयी है। तो ये जातक जो मेष लग्न होगा उसको अपने प्यार के मामले में, बच्चों के मामले में, पढ़ाई के मामले में क्यों सी ऊर्जा लगानी है? निर्दयता की। निर्दयी होना पड़ेगा, एक ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करेगा बच्चों को, लेकिन क्योंकि शेर है, उस शेर को निर्दयी होना पड़ता है, तो इसका मतलब उसके पंचम हाउस में निर्दयी ऊर्जा है। तो मंगल जो है कई बार यूज एंड थ्रो कर देगा लव लाइफ में, कई लोगों को निर्दयी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसको देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो सजेशन देना चाहो दे दो कि भैया तेरा क्योंकि धर्म त्रिकोण है तो तुझको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रेशन भी है, ठीक है, आक्रमण भी है, निर्दयता भी है, कि ये सब गुण किसके हैं? शेर के, सिंह के। ठीक, तो और यहाँ पे हाउस की में क्या क्या आएगा? ठीक है, हाउस में क्या क्या आएगा? ठीक, अब देखो प्रिडिक्शन कैसे करो। अब इसको जैसे ये माता है, तो ये माता का पैसा है, तो माता का पैसा निर्दयता पूर्वक छीन सकता है, उड़ा सकता है। माता का धन उड़ा रहा है, तो माता का धन हो गया। कहीं भी हाउस से बना के लगा लो प्रिडिक्शन, कोई दिक्कत है? अब जैसे मान लो ये जो है जैसे चलो एग्जांपल ले लेते हैं, ये पत्नी है, तो पत्नी की इच्छा पूर्ति है, पत्नी से 11th हाउस है, 5th हाउस, और वहां पे मेष लगने वाला क्या करेगा? वहां पे सिंह जैसी निर्दयता है, तो पत्नी की इच्छा पूर्ति को एग्रेसिव तरीके से या तो दबा देगा या निर्दयता पूर्वक उनका दमन कर देगा। कर सकता है शेर जैसी, शेरनी ने कुछ कहा तो शेर ने कहा शांति से बैठ जाऊं। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें लगाना है। मामा का 12वां हाउस है, उसमें ये ऊर्जा लगती है, तो वैसे लगाओ। रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट क्वेश्चन भी तो आएगा ना उस हिसाब से। ठीक है, एम्बिशंस का भी हाउस एम्बिशियस भी है, क्योंकि शेर को राजा बनना होता है, राजा होता है तो एम्बिशियस भी होता है, क्योंकि उसको भी अलग अलग शेरनियां चाहिए होती हैं, अलग अलग एरिया मार करता है अपना। ठीक है, तो शेर राजा को तो कोई मतलब ही नहीं एम्बिशन, ये राज भी मैं इसकी भी बाउंड्री अपने अंदर ले लूं, इसको भी मैं जीत लूं, तो एम्बिशन भी आएगा यहाँ पे। अब एम्बिशन एक ऊर्जा है, ठीक है, तो उसको लगा लो 12 घरों में अपने हिसाब से। ठीक है, एरोगेंट होगा, यानी कि मेष लग्न का जातक अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने पावर के बारे में, अपने लव रोमांस के बारे में, उसके अंदर एक एरोगेंसी होगी। एरोगेंट तरीके से अपनी पावर को, अपनी लव लाइफ को, अपने बच्चों के बारे में बताएगा। जब मतलब कोई एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, तो मेष लग्न वालों को अपने बच्चों की जब वो तारीफ करेगा तो उसमें एक एरोगेंसी होगी। सिंपल प्रेडिक्शन लगा लो। मेष लग्न वाले जितने यहाँ पे ग्रह नहीं है, फिर भी बेस रूट लेवल में, क्योंकि सच्चाई ऐसे क्वेश्चन पे आदमी सच नहीं बोल पाता, बट एरोगेंसी तो आएगी है, अग्नि है, तो वो थोड़ा रौब से अपने बच्चों की तारीफ करेगा। अरे हमारे बच्चे ने 98% लिए थे, राजा टोन। तो इसी से हम लोग पहचान लेते हैं कि सामने वाले का कौन सा प्लेनेट कहाँ से बोल रहा है। टोन, पॉज, लंबा वर्ड को खींचना, वो गाड़ी बुलवा लेता हूं। राशि और भाव से की ऊर्जा से परिचित होते जाओगे, तुम 1 सेकंड में समझ लोगे कौन सा किस राशि में बैठ के कौन सा ग्रह बोल रहा है। अब तुम एक बार सिंपल समझो, सिंह राशि के एनवायरनमेंट में शनि एक तरह से बोलेगा स्टाइल, सूर्य की स्टाइल अलग होगी, मंगल की स्टाइल अलग होगी, बुध की स्टाइल अलग होगी। बुध की स्टाइल कैसे होगी? जिसका करोड़पति बाप हो, जिसका बाप कहते हैं ना, मेरे बाप को जानते हो, बहुत लोग कहते हैं मेरे बाप को जानते हो, तो समझ लो उस सिंह राशि का बुध है, क्योंकि बुध जो है प्रिंस है, उसको अपने दम से कुछ मिला नहीं है। मेरे बाप को जानते हो, सिंह राशि का, या सूर्य के साथ बुध, वो अपने बाप का रौला फेल रहा है हर समय, पुलिस वाले के सामने, सड़क वाले पे, रिक्शे वालों पे, मेरा पता है मेरा बाप कौन है, तुमको नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है? तो वो ऐसे बोलेगा, तो बोलने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका जो है कौन सा ग्रह किसके साथ है, कौन सी राशि में। जैसे बुध है, कम्युनिकेटिव है, डील करने की बात करेगा, तो जो समझौता कराने वाले शब्द यूज करेगा। अच्छा भाई
आपस में झगड़ा ना करो यार, मिल बैठ के समझ लो मिथुन तुला बैलेंस कर रहा है बातों से, तो तुला डोमिनेटेड है वो आदमी जो बीच की बात करे ना इधर की बैलेंस करने की बात करे। मकर की अपनी एक भाषा होती है, शब्द होते हैं, चैन होती है जो धीरे धीरे तुम लोग सीखोगे। वो हमारा चैप्टर है नहीं आज का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन लाइफ भर काम आएंगी। लियो जो है फियर्स इन एक्शन, कोई भी काम करेगा वो फियरफुली करेगा, ठीक है। उसी के और फोर्टिफिकेशन का भी प्लेनेट है, यानी कि अगर सिंह राशि अब जैसे फोर्टिफिकेशन है कीवर्ड, देखो खेल सीखो फोर्टिफिकेशन। क्यों? राजा जो है किलाबंदी करता है, राजा को खतरा होता है कोई पड़ोसी हमारे राज में आक्रमण करके हमारी लुगाई, हमारा पैसा, हमारा खजाना लूट ना ले। जनता की चिंता तो बाद में नहीं करता है, वो पहले अपने सुख की चिंता करता है, एकदम लूट लें हम, राजा भिखारी हो जाए, सब हमारा लूट जाए। तो वो जो है फोर्टिफिकेशन किलेबंदी करता है। हर राजा किले बना है, जितने भी देख लो राजपूत मुगल सबने किले बनाए ना अपनी सिक्योरिटी के लिए। ऐसा भी इतने बड़े राजा का डर है, उस पर भी डर है। तो सिंह राशि वाले को, मेष लग्न वाले को अपने प्यार के मामले में, पढ़ाई के मामले में, 5th हाउस के डोमेन के बारे में एक तैयारी कर लेनी चाहिए एडवांस। ये ब्रह्मा की ऊर्जा है सिंह राशि के कारण। शेर भी तुम लोग विश्वास नहीं मानोगे, यूरिनेशन कर करके अपनी जो है बाउंड्री फाइनल करते हैं। अब उसके बाद जो साधन है वो उससे करता है। तुम्हारे पास ईंट गुम्मा पत्थर है, तुम उससे कर लेते हो, ठीक है। तो वो अपनी बाउंड्री अपने तरीके से बनाता है, तुम अपने तरीके से बाउंड्री बना लो, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, ठीक है। जिसके बाद जो है उससे करेगा इंतजाम अपना, ठीक है। तो समझो लेकिन इससे तुम्हें ज्योतिष कैसे सीखना है ये समझना है कि इसका मतलब सिंह राशि मेरी कहीं भी पड़ जाए, क्योंकि सिंह राशि में ब्रह्मांड की ऊर्जा है कि हम वहां पे एरोगेंट भी हैं, सब कुछ भी हैं, लेकिन अभी तपत गधा देखा तो है नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है। उनसे बड़ा राजा आके हमारी ऐसी बैंड बजा सकता है, तो किला बना के रखे। मतलब हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है हमसे एडवांस जो है जॉन इब्राहिम आ जाए उसके सामने, तो निकल लेगी, तो किला बांध के रखो, निकल ना पाए। लव अफेयर है 5th हाउस, तो उससे स्मार्ट आदमी भी तो आ सकता है उसके जीवन में। खतरा, शेर नहीं निकल ली, शेर बेचारा मुंह ताकता रह गया। काहे के लिए ऐसी नौबत है, तो पहले से गार्ड करके रखो। सिंह राशि तुमको हिदायत देती है कि तुम्हारे पास जो है थोड़ा बहुत ज्यादा सुंदर खराब, उसको बचा के रखना है, किलेबंदी करके रखनी है। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, सुख हो, नौकरी हो, भाग्य हो, खर्चा हो, धर्म हो, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ हो, फिजिकल बॉडी हो, लग्न सिंह राशि की बचा के रखनी है। कब बाहर से आक्रमण हो जाए वायरस बैक्टीरिया का तुम्हें नहीं पता, क्योंकि फोर्टिफिकेशन ब्रह्मा की दी हुई ऊर्जा है सिंह राशि को। यू हैव टू गार्ड योर एजुकेशन। बहुत बुलवाते तुम लोग हमसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मस्ट हैव लीडरशिप। सिंह राशि तुम्हारी जहां पड़ जाए, 10th हाउस में पड़ जाए, तो तुम मिमिया नहीं सकते हो। अरे सर जी हमने गलती कर दी, छुट्टी दे दो, हमारा इंक्रीमेंट कर दो। वहां तुमको सर से कहना है सुनो, देओ नहीं तो दोस्त दो, कंपनी हमको हायर करने के लिए तैयार है, राजा बन के रहो वहां पे, लीडर, ठीक है। क्योंकि लीडर मस्ट हैव लीडरशिप। सिंह राशि वाले जिस भी घर में तुम्हारे सिंह राशि पड़ी, वहां मिमिया के क्या करोगे? शेर कभी मिमी आता है, अरे सर जी दे दो, हम बहुत गरीब आदमी है, वो तो थोड़ा ऐसे कहता है, वो कहता है चुपचाप बैठो नहीं खा जाएंगे तुमको। जंगल का राजा ऐसे थोड़ा बनता शेर। तो जब सिंह राशि कहीं भी पड़ जाए, लग्न में पड़ जाए, पंचम में पड़ जाए, चतुर्थ में पड़ जाए, वो इसीलिए सिंह राशि में जब चंद्रमा आता है तो माँ अपने आप को किसी से कम नहीं समझती है, पूरे घर को रूल करती है। पढ़ाया था 2-3 दिन पहले कि चंद्रमा जब सिंह राशि में हो तो माँ जो है हेड ऑफ द फैमिली, स्टबर्न टाइप की, भी हो सकती है, पियर्स हो सकती है, डिसिप्लिन में रखने की उसको आदत होती है, जैसे राजा रखता है डिसिप्लिन में, तो सबको डिसिप्लिन में रखता है ना। तुम चारों तरफ मेरे घूमो, मंगल तुम बाहर मत भागना, बृहस्पति तुम इत्ते में घूमना, शनि महाराज तुम इत्ते में घूमना। तो राजा जैसे रूल करता है वैसे वो रूल कर रही है सबको। वीनस आ जाए हो गया तुम्हारा सत्यानाश, सर पे नाचेगी तुम्हारे, बिना अपनी पत्नी के कई एक गिलास पानी नहीं पी पाओगे, क्योंकि वीनस अब वहां पे राजा बन के बैठ गया पत्नी तुम्हारी, ठीक। बताओ क्या टफ है ज्योतिष में? विचारशील बनो, ऑब्जर्वेशन करो, जिस चीज से कहो उस चीज से प्रेडिक्शन निकाल दे, नाम सिखा दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लियो राशि की हम बात कर रहे थे, तो सेल्फ सेंटर्ड राशि भी है, क्योंकि तुमको हम 1000 दफा बता चुके हैं, जहां कहीं भी तुम्हारी सिंह राशि पड़ेगी तुम्हें वहां पे
क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तुमने सोचा यार ये मेरा कुलीग है, 4 साल से जानते हैं, इसकी बहन की शादी है, इसका प्रमोशन, इसका जो है प्रमोशन हो जाए, हम चलो अपना नाम वापस ले लें। तुम गए, खत्म हो गए तुम 10th हाउस में प्रमोशन। क्योंकि यहाँ इमोशन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इमोशन का कोई काम नहीं है। तुमको सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेर जो है कोई काम नहीं करता है। वो जो है शेरनी शिकार मार के लाती है और मौज करता है और खाली स्पम्स का दान देता है शेरनी को, दिन भर सोता रहता है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो सिंह राशि जहां भी पड़ेगी वहां पे तुमको सेल्फ सेंटर्ड बनना पड़ेगा। क्योंकि राजा अगर सेल्फ सेंटर्ड, अब मान लो उसने हिरण को पकड़ा, हिरण ने कहा हुजूर हमको छोड़ दीजिए, ना खाइए, तो फिर शेर भूखा मरे। तो यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जिस 12 भाव में तुम्हारी सिंह राशि पड़ जाए वहां कोई कानून नहीं है, वहां तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा कानून है। हाँक दो डंडे से सबको वहां पे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एनवायरनमेंट है, उस हाउस में तुम्हें मिल रहा है। 11वें में पड़ जाए, तुम अपने निरंकुश दोस्तों के बीच में रहो, सबको ट्राइक टाइम करके रखो, बॉस बन के ही मर जाओ, तब तुम्हें 11th हाउस एक्टिवेट हो और फायदा देगा। और तुम वहां पे बकरी की तरह में मियाँ है, तो 11th हाउस को तुमने खुद ही बर्बाद कर लिया। तो जहां भी 5th हाउस पड़े, चढ़ बैठो, खोपड़ी बैठ जाओ जाके वहां पे, ठीक है? वहां पे तुम लीडर हो, सेल्फ सेंटर्ड रहो, अपना फायदा सोचो। शेर सिर्फ अपना फायदा सोचता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उसको कोई मतलब नहीं जनता से, ठीक है? राजा में वैसे और गुण भी होते हैं, धर्म वाले भी गुण होते हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे शेर एट टाइम्स जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है? उसी प्रकार एक बहुत अच्छा डोमेन है खनिज निकालने वाला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल्टर्स। स्मेल्टर्स माने खनिज निकालने वाला। तो यहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर गच्चा खा जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि आदमी कोयला निकालेगा, हीरा निकालेगा, मैग्नीशियम निकालेगा, आयरन ओर निकालेगा। खनिज निकालने का मतलब है सिंह राशि तुम्हारी जहां भी पड़ी है वहां पे तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल और प्रयास करके, डीप में जाके, रगड़ पट्टी करके, समय लगा के, मेहनत करके महंगी चीज पानी है। सिंह राशि में इसका मतलब ये ऊर्जा पकड़ लो कि जहां भी कहीं सिंह राशि पड़ेगी, जिस तरह खनिज मेहनत से निकाला जाता है, उस तरह तुम्हें उस भाव के डोमेन, जैसे पंचम में मान लो सिंह राशि पड़ जाए, वैसे तो बुद्धि का हाउस है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर भी तुम्हें, क्योंकि जब खूब विद्या पढ़ते हो तभी तो उस विद्या का फायदा उठा पाते हो। अगर हमने पढ़ा है तभी तो आज बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब पंचम हाउस हमारा मजबूत होगा। सिंह राशि कहीं भी पढ़ रही हो उससे मतलब नहीं है यहाँ तो, क्योंकि जनरल चार्ट पढ़ा। तो खनिज मतलब खनिज क्या है? पढ़ाई का मामला होता है, नौकरी का मामला होता है ना, तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत साल देते हैं, तब जाके उसका फायदा मिलता है। खनिज वही है। खनिज का मतलब नौकरी, खनिज का मतलब व्यापार में सफलता, खनिज मतलब कोई कीमती बहुमूल्य वस्तु, और वो उसकी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यानी सिंह राशि वाले के लिए देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। मंत्र पकड़ो, अच्छे वाले कहीं पड़ जाए 12 हाउस हल्दी लगा दीदी, पंचम में पड़ जाए तो भी तुमको खनिज निकालना है, 11वें में पड़ जाए तो भी खनिज निकालना है, 10वें में पड़ जाए तो भी खनिज निकालना है, 6th हाउस में पड़ जाए तो भी रोग ऋण कर्जा मेहनत करके आखिरी में जाके एंजॉय करना मिलेगा, खनिज मिलेगा। हो गई मेला गुला रहे थे, तो यहाँ पे ये हो गया सडननेस। अब देखो सिंह राशि कहीं भी तुम्हारे पड़ जाए वहां पे एकदम से सडननेस से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शेर दबे पांव आता है और जब वो अपने शिकार के नजदीक पहुंच जाता है तो वो इतनी स्पीड से जंप मारता है कि तुम सडननेस में समझ नहीं पाओगे क्या हुआ मेरे साथ। कब तुम्हारी गर्दन पे अपना दांत रख दे कोई, अल्लाह करूंगा भैया। जहाँ कहीं भी सिंह राशि पड़ेगी वहां पे काल जो है, दुश्मन जो है दबे पांव आएगा, और जब तुम बेखबर होगे तब तुम्हारे ऊपर वो हमला करेगा। दूसरी सडननेस, क्योंकि शेर में सडननेस होती है तो यहाँ पे उसको जब जोड़ सकते हो, ठीक है? सडन इवेंट्स होंगे, तुम भी उस हाउस में सडन डिसीजन ले सकते हो। सडन सिंह राशि 12 हाउस में जिस हाउस में भी पड़ेगी उस हाउस के रिगार्डिंग यू विल टेक सडन डिसीजन। ये ऊर्जा दुनिया के किसी भी सिंह लग्न या सिंह राशि के व्यक्ति पर 100% लगेगी, जब मर्जी लगा लो। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सिंह राशि की एनवायरमेंट है, ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, ये नहीं फेल होगा। अब वो हो सकता है सडनली घर का कोई काम कर डालता हो, एकदम से सडनली गाड़ी से कूद पड़ा,
किस तरह की होगी वो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ किस भाव में सिंह राशि पड़ेगी वो पता है। लेकिन एक बात मान चलो, उसके नेचर में सडननेस, सडनली काम करने की आदत, वो बच नहीं सकता। क्योंकि ऋषि ने अगर शेर बना दिया है तो सोच समझ के बना दिया है। सामने वाले के रिसोर्सेस को चबाने की आदत हो, बदले में कुछ ना देने की आदत होगी। राजा कर लेता है कभी कभार, भले हम तुमसे दुगना लगान लेगा, ठीक है। राजा अथॉरिटी क्या कहती है, तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हारा सूखा पड़ा, लेकिन तुमसे लगान लेंगे। कभी कभार कुछ राजा की अलग बात है, क्वालिटी है जो धर्म पे चलते हैं, गुरु से संबंध बन जाएगा तो चैरिटी और इस तरह की चीजें करेंगे। अदरवाइज राजा